एक शिक्षक क्या 18 किताबें पढ़ा पाएगा ठीक से? एक वृक्ष की शाखा पे ऊपर चढ़ के और मोबाइल लेके और अपना फोटो अपलोड करने का प्रयास कर रहा है। इस आपाधापी में शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है। नमस्कार, मैं मंगल राजपूत और आप देख रहे हैं जनहित मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसको लेकर कुछ शिक्षकों को शिकायतें हैं, तो कुछ अपना काम सरकार का आदेश मानकर कर रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी मानकर कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जा रहा है सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्थात एसआईआर में बड़ी संख्या में सभी विभागों के कर्मचारियों को लगाया गया है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा संख्या शिक्षकों की है। शिक्षकों की एसआईआर के लिए निर्वाचन कार्य के लिए ड्यूटी लगाना या दूसरे कामों के लिए ड्यूटी लगाने को लेकर कुछ शिक्षकों में नाराजगी है और उनका कहना है कि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। दरअसल इस समय अर्धवार्षिक परीक्षा का समय है और शिक्षकों की स्कूलों में अत्यंत आवश्यकता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी भी है, बावजूद इसके शिक्षकों को निर्वाचन कार्य में लगाया गया है, जिसको लेकर शिक्षक संघ और अन्य संगठनों के कई पदाधिकारियों का मानना है कि शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा का कार्य करवाया जाए। बच्चों के भविष्य के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है उनका स्कूलों में होना, न कि किसी अन्य कार्य के लिए। ऐसे में जो निर्वाचन आयोग का कार्य कर रहे हैं वो शिक्षक अपने स्कूलों में समय नहीं दे पा रहे हैं और उससे बच्चों के भविष्य दांव पर लग गए हैं। बच्चों की पढ़ाई खोटी हो रही है, बच्चों के साल बिगड़ने की संभावना है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय नजदीक है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को निर्वाचन कार्य में झोंकना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है, उनकी परीक्षाओं के समय पर उनकी पढ़ाई को बाधित करना है। इसी को लेकर शिक्षकों की नाराजगी है और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले शिक्षक हमारे साथ हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच मार्गदर्शन और चर्चा के लिए एक शिक्षक हैं भरत भार्गव, अध्यापक अधिकार संघ के पदाधिकारी। आदरणीय, सबसे पहले तो धन्यवाद कि मुझे बोलने का अवसर मिला। अभी इस समय भी आप कुछ दिन पहले मिले थे तो अपने एसआईआर और पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि शिक्षक ये करेंगे और दूसरे काम करेंगे तो पढ़ाएंगे कब? तो ऐसे क्या काम कर रहे हैं सर शिक्षक जो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब? सिर्फ एक ही काम है, यही 4-8 दिन का? जहां तक एसआईआर का मुद्दा है और निर्वाचन का कार्य है, बहुत राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण कार्य जरूर है, इसको हम सब मानते हैं, पूरा देश मानता है और हम सब कर्मचारी भी मानते हैं। लेकिन चूंकि जो एसआईआर और चुनाव का जो काम है वो निरंतर हमेशा चलने वाला है और दिन ब दिन ये काम बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्वाभाविक है काम बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए मेरा हमेशा से निवेदन रहा है माननीय सरकार से कि कहीं ना कहीं इसके लिए एक स्थायी कर्मचारी मतलब विभाग बना दिया जाए, निर्वाचन विभाग, जिसमें इनकी दीर्घकालिक नियुक्तियां, स्थायी नियुक्तियां भी होना चाहिए, जिससे कि जो महत्वपूर्ण देश का और भी महत्वपूर्ण सबसे काम है शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण काम शिक्षा है, तो शिक्षा में जो लगे शिक्षक तो उनको सिर्फ शिक्षक ही रहने दिया जाए। ये मैं आज नहीं बरसों से मांग उठाते आ रहा हूँ। शिक्षक तो शिक्षक हैं ही, लेकिन वो जो काम आप बताते हैं कि बहुत सारे काम शिक्षक को थोप रखे हैं, उससे पढ़ाई बाधित होती है, बच्चों का क्योंकि लगभग अभी वर्तमान में जो हम आंकड़े देख रहे हैं देश में, एसआईआर के दौरान चाहे तनाव से हो या चाहे किसी भी रूप में हो, मौत तो हुई है, 26-28 लोगों की पूरे देश के अंदर मौत हो गई है। अब वो तनाव ही माना जाए कि ऐसी खबरें भी आई है बाकायदा कि वो उनको किसी ने धमकी दी या काम का बोझ था या स्कूल दूर थी, संस्था दूर थी और शहर का काम अलग करना पड़ता था, ऐप चलती नहीं ढंग से, ऐसी तमाम शिकायतें आई है। तो शिक्षक कहीं ना कहीं इसमें दबाव में है। कैसे दबाव में है कि मैंने सुना है लगभग मध्य प्रदेश में 17,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर है, मतलब 1 से लेकर 5 तक अगर कक्षा है तो 1 से 5 तक की टोटल किताबों की ही गिनती कर ले तो 18 किताबें हैं और 5 कक्षाओं में 18 किताब, 5 कक्षाओं में 18, जैसे पहली और दूसरी की 3-3 किताबें। और पढ़ाने वाले शिक्षक कहीं 1 है और कहीं 2 है, तो 80% 18 विषयों की या 15 विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक एक है या 2 है, और कहीं कहीं 5 या 10% कक्षाएं। और बच्चे कितने? बच्चे जैसे मान लो एक कक्षा में, मान लो एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चे 50 हो चाहे 40 हो चाहे 10 हो या 100 हो या 200 हो, एक शिक्षक क्या 18 किताबें पढ़ा पाएगा ठीक से? फिर उसके अलावा जो बेगारी के काम है, एक जैसे एप्स वगैरह का जो अभी सिस्टम चल गया है कि हर चीज की ऑनलाइन एंट्री करना है। अच्छा, गांव में कवरेज है नहीं। हाँ। वो शिक्षक बेचारा स्कूल में भी परेशान और उसके बाद घर आकर ऑनलाइन काम करने के लिए भी परेशान। मतलब लगभग 36 ऐप ऐसी है कि जिसमें शिक्षक को वो काम भी
कंप्लीट करना पड़ता है। 36 ऐप के लिए हाँ। शिक्षक काम कर रहे हैं। हाँ ये ऐप सरकारी हैं? हाँ, सरकारी है। और इन ऐप के माध्यम से क्या क्या काम होगा जरा बता सकेंगे? जैसे थोड़ी देर के लिए रोज मध्याह्न भोजन की एंट्री करना है, फिर यूनिफॉर्म की एंट्री करना है। यूनिफॉर्म की एंट्री करना है मतलब यूनिफॉर्म की भी सारी जानकारी अपडेट करना है, स्कॉलर पर। नंबर, हाँ स्कॉलर नंबर से लेके, जाति ठीक है, से लेके, हाँ। जन्म प्रमाण पत्र से लेके, उसके बाद आपका बैंक प्रूफ जितना भी है, आईएफसी कोड से लेके ये जनरेट करना है पूरा। डाइस डाइस कोड है, एक एमपी गवर्नमेंट का है एजुकेशन पोर्टल 3.0 हाँ। जो समय समय पर बदलता रहता है। हाँ। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का यूडाइस प्लस, हाँ। उस यूडाइस प्लस में भी शिक्षकों को एंट्री करना है, स्कूल वालों को जवाबदारी की पूरे के पूरे बच्चों की ऑनलाइन एंट्री होना है। फिर तमाम प्रकार के सर्वे भी हैं, वीआर सर्वे है, वो करना है। आप जैसे बता रहे हैं कि 36 ऐप हैं, तो अगर इस टाइप के कोई ऐप हो तो बताइए ना। हाँ, 4-5 उदाहरण। 2-4-5 उदाहरण मैं आपको बता दूं। सबसे पहली ऐप है शिक्षा मित्र, जिसमें तमाम प्रकार के एंट्रीज करना है, बुक्स की एंट्री करना है, ये बच्चों को कितनी किताबें मिली, क्या मिली, है ना। रोज की ई अटेंडेंस अलग देना है। और ये अटेंडेंस का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ इसलिए है, उसको सब शासन प्रशासन अपनी नजर से देख रहा है, शिक्षक अपनी नजर से देख रहे हैं। एक्चुअल में शासन प्रशासन जिस नजर से देख रहे हैं वो नजर अधूरी है। दरअसल हमारी डिमांड जो ई अटेंडेंस को लेकर, ई अटेंडेंस हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमको आपत्ति है कि 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरस्थ अंचलों में, पहाड़ी अंचलों में, वहां पर कवरेज की व्यवस्था नहीं है, न कहीं कहीं तो इसकी बिजली की व्यवस्था नहीं। जब कवरेज ही ठीक से नहीं मिल रहा है तो कहीं फोटो आपने देखे होंगे कि कोई शिक्षक छत पे चढ़ा है, कोई एक वृक्ष की शाखा पे ऊपर चढ़कर मोबाइल लेकर अपना फोटो अपलोड करने का प्रयास कर रहा है। इस आपाधापी में शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है। मतलब कुल मिला के कितने भी आगे बढ़ गए, पर कहीं ना कहीं समस्याएं वो खत्म नहीं हुई अभी। पहले अगर कच्चे रास्ते थे तो अब रास्ते पक्के हुए हैं, तो दूसरी समस्याएं खड़ी कर दूसरी समस्या। आपका मानना है कि समस्याएं सरकारी खड़ी कर रही है। मुझे वो ऐप बताइए ना, और कौन कौन से आपका, बहुत सारे ऐप हैं। पास एक है जिसमें मेरे को किसी ने पूरी एक सूची भेजी थी और मेरे को भी जानकारी है। सबसे पहले शिक्षा मित्र, समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, जिसमें रोज एमडीएम की अपने को वो करना है। फिर एक भोजन भी अलग से रखना है हमको मध्याह्न भोजन के लिए। एजुकेशन पोर्टल 3.0, हमारे शिक्षक ऐप, जिसमें कि हमारे शिक्षक ऐप में हम ई अटेंडेंस से लेके बाकी की जो भी प्रॉब्लम, चाइल्ड ट्रैकर है, पुस्तक वितरण ऐप है, सार्थक ऐप है, नील एमपी ऐप है। और अभी एक सबसे बड़ा काम चल रहा है निरक्षरता, मतलब पूरे देश प्रौढ़ शिक्षा वाला जो साक्षर अभियान चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, 15 से लेकर 65 साल के। तो वो भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। उनकी परीक्षा लेना है, उनका सर्वे करना है। प्रौढ़ शिक्षा के अंदर भी शिक्षकों चलाया जा रहा है, जबकि पहले के समय में प्रौढ़ शिक्षा ये उसके लिए अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, दूसरी व्यवस्थाएं भी थी। अब पूरी की पूरी जवाबदारी शिक्षकों की। एक तो ये है, फिर प्रशस्त ऐप है, वायुदूत ऐप है, निहार शांति ऐप है, विनोबा ऐप है, दीक्षा ऐप है, शाला सिद्धि ऐप है, यूडाइस ऐप बताया इसे आपको। बीएलओ निर्वाचन के लिए भी ऐप अलग से है। तो जिन जिन लोगों की, मतलब अगर शासन के 2 दर्जन विभाग है, तो 2 दर्जन विभाग में से सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा पर ही देश टिका है। उसके बाद की सारी गतिविधियां तो वयस्क। लेकिन आप भी बोलते हो कि स्कूलों का सरकार ने बंद कर दिया, कितने स्कूल थे, कितने रह गए हैं? मेरे को जहां तक जानकारी, मेरे पास सूची पड़ी हुई है, 2011 में 1,14,334 आरटीआई से निकाला हुआ एक आंकड़ा है किसी का। हाँ, मेरे पास बकायदा नहीं, शासन की वेबसाइट से ही सूची निकली है वो। हायर सेकेंडरी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक कुछ उन्होंने मर्ज कर दी। 40-42 हजार कुछ बंद हुए बता रहे हैं, करीब लगभग अब जैसे 70,000 स्कूल वर्तमान में क्रियाशील है। मतलब 1,14,000 में से 70-72 और अब जो शासन ने नीति बनाई है कि सीएम राइज स्कूल, पीएम राइज स्कूल, तो बताते हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको बताया कि 3,250 स्कूल 2027 तक हम बनाएंगे, और शेष स्कूलों को जो आसपास के 10 किलोमीटर का दायरा है। आपका मतलब है कि जो 1,14,000 थे उनकी संख्या 70,000 के करीब आ गई, 40-42 बंद हो गए, और इसमें से भी स्कूल सब बंद हो जाएंगे, 3-3,500 स्कूल बचेंगे प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं पूरे। जी। और ये प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी तीनों स्कूल हैं। ऐसा माननीय जो नीति है सरकार की वो बता रही है। अब भविष्य में क्या होता है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि एक तरफ 1998-95 में हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल खोला गया। तो सुलभ शिक्षा, हर गांव में शिक्षा, हर फालिये में शिक्षा बच्चों को वहीं पर मिले। अब वो स्थिति लगभग शून्य होने की, प्राथमिक शिक्षा उसको वहीं मिल जाए, माध्यमिक
वहां मिल जाए, बड़ी स्कूलों के लिए फिर ठीक है, भले बाहर चला अच्छा, दूसरा ये है कि ठीक है, आप, हम ये नहीं बोल रहे कि किसी के घर में आप शिक्षा देने जाओ, लेकिन कम से कम एक मोहल्ले में जिस प्रकार से जगह जगह प्राइवेट स्कूलों की शाखाएं खुल रही है, 2-2, 4-4, 6-6 कमरों में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भाई सरकारी स्कूल को बंद क्यों किया जा रहा है? जो नीति है वो, उसका हम पूरे शिक्षक समाज में एक चीज और बात करते करते आपने बताई थी निर्वाचन के लिए व्यवहार और उसकी, तो चुनावों के टाइम पर दबाव के साथ अधिकारियों के व्यवहार से भी शिकायत है। देखो, ये तो सर्वविदित है, लेकिन बहुत सारे लोग डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। आज शिक्षक पीड़ित है, नहीं, डर प्रताड़ित कैसा? है। डर इस प्रकार का है कि जैसे ड्यूटी लगी, तो मेरा मानना है कि सब कर्मचारी एक समान नहीं होते। एक व्यक्ति है जो दीर्घकालिक रूप से निर्वाचन विभाग में शिक्षक है, वो है भी अपनी मर्जी से भी है, क्योंकि मान लो ऐसे शिक्षक भी जिनको 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निर्वाचन में लगा ली, ऐसी सूचनाएं भी मुझे मिली है। लेकिन एक शिक्षक है जिसके पास स्कूल की भी तमाम जवाबदारी है, और उसके बाद आप उसको निर्वाचन में लगा रहे हो, वो अगर अपनी पीड़ा, अपनी प्रॉब्लम किसी अधिकारी से बताने जाए तो उसको हड़का दिया जाता है, डांट दिया जाता है, बहुत बदतमीजी से बात की जाती है। ये उदाहरण कई बार मुझे देखने को मिला। अभी कुछ दिन पहले खंडवा का उदाहरण भी ऐसे ही आया था कि खंडवा में भी एक घटना स्कूल के अंदर हुई थी किसी गांव में। वहां शिक्षक का किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं, कि शिक्षक की किसी भी बच्चे के प्रति जवाबदारी होती है 10-30 से लेकर 5-30 तक स्कूल समय में। अब उस दौरान बच्चा अगर स्कूल में नहीं आया तो ये जवाबदारी शिक्षकों के साथ पालकों की भी है। शिक्षक उसको घर में रोज तो ढूंढने नहीं जा सकता है। तो उसके दौरान जब निरीक्षण हुआ, तो निरीक्षण या कुछ बवाल हुआ, तो बवाल के दौरान शिक्षक को सीधे गाली बक के बात की। किसने? एसडीएम थे, और वहीं के एसडीएम बात दबा दी गई वो, और बेचारे शिक्षक भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कर्मचारी संगठनों से भी, मेरा शिक्षक संगठनों से करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार की जो अभद्रता, डर का माहौल है, इसको खत्म किया जाए। माननीय प्रशासन से भी निवेदन है कि जो अपर कलेक्टर से लेकर एसडीएम स्तर तक के अधिकारी हैं, वो बड़ी ही बेरहमी से और मतलब अभद्रता से, कोई लगभग 60% लोग बात करते हैं अधिकारी। ये इसकी मैं आपके शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शासन से शिकायत रहती है अक्सर, लेकिन बहुत सारे लोग शिक्षक मुझे वहां मिलते भी हैं निर्वाचन कार्य करते हुए भी लोग बड़ी खुशी से कर रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार तो कि पढ़ाने से ज्यादा खुश वो निर्वाचन का कार्य है, और वो बोलते भी कि यार ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है तो मैं भी उस जिम्मेदारी को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि वाकई में निर्वाचन और एसआईआर का कार्य या निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कार्य, और इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किसी शिक्षक की परिस्थितियां भी देखी जाए। अच्छा, जो परिस्थिति बस कर रहे हैं, नहीं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी के घर में शादी है, अभी 2-3 उदाहरण ऐसे हैं जिनके घर में शादी है, उनको आप बोलो नहीं अभी आपको काम कंप्लीट नहीं, वो रुचि क्या है कि एजुकेशन छोड़कर एसआईआर कार्यक्रम में या निर्वाचन में जमे हुए हैं? जो वो रुचि उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, कि जैसे मान लो 1-2 उदाहरण मैंने ऐसे भी देखे कि जैसे 50-60 किलोमीटर दूर ड्यूटी है ग्रामीण अंचल में। ये जानकारी आई थी जानकारी सबके पास है, और वो अगर मान लो स्वेच्छा से अगर निर्वाचन में काम कर रहे तो जाना आना, स्कूल जाना और आना ही बड़ा महंगा पड़ रहा है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना, रोज अप डाउन करना, और फिर स्वाभाविक है यहाँ फ्री है वो। अच्छा, शासन का नियम है कि जिस स्कूल में टीचर पढ़ाता है उसी गांव में वो रहेगा, ये बात भी हम मानने को तैयार है। लेकिन क्या शासन ने उन गाँव में शिक्षकों के लिए, स्टाफ के लिए कोई निवास की व्यवस्था नहीं बनाई है? तो न तो वहां पर, अभी तो एक बात मैंने तो बहुत बड़ी हास्यास्पद सुनी थी कि सतना में एक डॉक्टर को, SC/ST के डॉक्टर को रूम, जब उसकी जाति पता चल गई तो उसको रूम तक नहीं दिया, उसको खाली करवा दिया एन केंद्र कारण। तो शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहना कोई वो नहीं है, फिर परिवार को, तो ऐसे लोग हैं, करते हैं ड्यूटी, उसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। शिक्षकों के लिए अक्सर लड़ाई रहती है आपके शासन से, आपका संगठन भी है अध्यापक अधिकार, शिक्षकों से के लिए लड़ाई रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई उद्देश्य लड़ने का, संघर्ष करने का। महज 500 रुपए महीने की नौकरी पर, 2500 रुपए महीने की नौकरी पर एक शिक्षक को लगाया गया, और उसके बाद उसको तमाम सुविधाओं से वंचित कर दिया गया, तो संघर्ष तो बनता है। अन्याय, शोषण, आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष बनता है। वो नीतिगत, सैद्धांतिक तौर पे मैंने निरंतर संघर्ष किया, और संघर्ष से मेरी 2 लाख, 2.5 लाख हजार की जो 2.5 लाख जो संख्या है, उन शिक्षक परिवारों को फायदा भी पहुंचा है। शिक्षकों के लिए मांग भी है सरकार की, शिक्षकों के लिए यह मांग है कि भाई एक
सबसे बड़ी मांग तो अभी वर्तमान में, जैसे कि दिल्ली में अभी प्रदर्शन हुआ है, तो उस प्रदर्शन के दौरान हमारी एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन। और पुरानी पेंशन वाकई में, जब एक दिन का विधायक 4 दिन का विधायक अपनी पेंशन ले लेता है, अगर 4 दिन भी विधायक रह गया, एक दिन भी विधायक रह गया, और अगर अलग अलग पद है तो अलग अलग पदों की अलग अलग पेंशन प्लस वेतन भत्ते भी मिल रहे हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं माननीय सांसद, माननीय विधायक जी से कि आप एक पेंशन लो, 2 पेंशन लो, 4 पेंशन लो या 50 पेंशन लो, हमको कोई आपत्ति नहीं माननी। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो देश का सैनिक हिमालय की चोटी पर बर्फीले पहाड़ों में हमारे देश की रक्षा कर रहा है, क्या उसको पुरानी ओल्ड पेंशन पाने का अधिकार नहीं है? एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को, एक शिक्षक को, एक पटवारी को, एक कर्मचारी को, एक हमारे भ्रातृ भाई को क्या पेंशन पाने का अधिकार नहीं है? वो पूरी जवानी अपनी सौंप रहा है। ये हम बात कर रहे हैं, भरत भार्गव हैं, शिक्षक अध्यापक अधिकार संघ के पदाधिकारी हैं और लंबे समय से शिक्षकों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और इनकी चिंता छात्र भी रहे हैं। हमेशा इनका सरकार से मांग रही है और सरकार से शिकायतें भी रही है कि जब आप नेताओं के लिए या दूसरी जगहों पर खर्च कर सकते हैं, तो समाज की रीढ़, समाज का निर्माण करने वाला शिक्षक, जिसको जब भी कोई बात निकलती है तो आप कहते हैं कि वो कौटिल्य हमारा, उसके लिए सरकार क्यों नहीं जागती है? उस जवान के लिए चिंता सबके लिए करते हैं, जवान के लिए भी करते हैं, किसान के लिए भी करते हैं, चिकित्सक के लिए भी करते हैं, पर सरकार से शिकायत रहती है और कहीं ना कहीं जायज भी है। आज SIR कार्यक्रम को लेकर जब बात हुई, और अक्सर जब इनसे बात होती है तो वो दूसरे कामों के लिए जब शिक्षकों का उपयोग किया जाता है, उसकी शिकायत थी और वो उनकी जायज भी है। मैं बहुत धन्यवाद का आभार करता हूँ